बाहर हॉल से निकलकर सिया और राघव इस वक्त अपने कमरे में आ गए थे। राघव सिया को लेकर अपने कमरे में आया और सिया को अपने बिस्तर पर बिठाते हुए खुद उसके पैरों के पास जमीन पर बैठ गया और उसकी गोद में अपना सिर रखते हुए बोला, सॉरी सिया, माफ कर दो अपने राघव को। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे खाने का ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए था। तुमने इतने दर्द में होने के बावजूद मेरे लिए खाना बनाया और मैंने तुम्हारे खाने को टच तक नहीं किया। ऊपर से तुम पर गुस्सा किया और तुम्हें अपने आप से दूर जाने के लिए भी बोल दिया। उन सब के लिए सॉरी सिया, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब से ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। न मैं तुम पर गुस्सा करूंगा और न ही तुम्हें अपने आप से दूर जाने के लिए कहूंगा। इतना कहकर राघव सिया के पास से उठा और किचन में जाकर एक प्लेट में सिया के हाथ का बना हुआ खाना सर्व करके वापस कमरे में आ गया। फिर सिया के पैरों के पास बैठा और अपनी प्लेट को सिया के हाथों में थमाते हुए बोला, सिया, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं और उन चूहों को शांत करने के लिए तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा। वैसे भी तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए मैं तरस गया था। प्लीज मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ ना सिया। इतना सुनते ही सिया ने राघव के हाथ से खाने की प्लेट को लिया और अपने बिस्तर से उतरकर नीचे जमीन पर राघव के पास बैठ गई और अपने हाथों से राघव को खाने का बाइट खिलाते हुए बोली, मैं नहीं जानती राघव कि तुम किस वजह से मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी कोई धोखा नहीं दिया और ना ही तुम्हारे अलावा कभी किसी और के बारे में सोचा। तो फिर तुम्हारी नाराजगी किस बात को लेकर है? मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती थी तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। सिया आगे कुछ बोलती उससे पहले ही राघव ने सिया के हाथों से खाने का बाइट छीनकर अपने दांतों तले दबा लिया और फिर किसी भूखे बंदर की तरह सिया के बने हुए खाने पर टूट पड़ा। राघव को ऐसे खाना खाते देख सिया जोर जोर से हंसने लगी। राघव ने अपना खाना खत्म किया और हंसती हुई सिया की तरफ प्यार से देखने लगा। फिर उसने वहां से उठकर सिया को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे अपने बिस्तर की तरफ ले जाने लगा। लेकिन सिया अभी भी अपनी हंसी को काबू नहीं कर पा रही थी और उसने हंसते हुए राघव से कहा, भूखा बंदर कहीं का, ऐसे बंदरों की तरह कौन खाने पर टूटता है? राघव ने सिया को अपनी बाहों से उतारकर बिस्तर पर सुला दिया और अपने चेहरे को उसके चेहरे के एकदम करीब लाकर बोला, मैं भूखा बंदर नहीं बल्कि शेर हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी शेरनी से डरता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। राघव को अपने इतना करीब पाकर सिया के दिल की धड़कनें तेज तेज धड़कने लगीं, क्योंकि इस वक्त सिया के होंठ राघव के होठों के बिल्कुल पास थे और राघव सिया की गर्म सांसों को महसूस कर पा रहा था। इसी वजह से राघव धीरे धीरे अपने होश खोकर मदहोश हो रहा था और वो सिया के बहुत ज्यादा करीब आ गया था। लेकिन सिया और राघव को पता नहीं था कि उनके इन खूबसूरत लम्हों को बहुत जल्द किसी की नजर लगने वाली थी और उस नजर का नाम था रूहान अग्रवाल, जो इस वक्त उन लोगों के कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें घूर रहा था। रूहान अपने मन में राघव को बदनाम करने की साजिश रच रहा था ताकि वो राघव को सिया से दूर कर सके और राघव की जगह खुद सिया के पास आ सके। रूहान अग्रवाल ने अभी कुछ देर पहले हॉल से बाहर आकर फोन पर किसी से बात की थी और उससे कहा कि वो अपना आखिरी दाव खेलेगा और राघव से उसकी इज्जत, धन दौलत, शोहरत और सिया सब कुछ छीन लेगा। फिर रूहान अंदर आया और सिया और राघव के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर राघव की तरफ घूरते हुए कुटिल मुस्कान के साथ अपने आप से कह रहा था, बस राघव सिंघानिया, बहुत जल्द तेरी खुशियों का दी एंड होने ही वाला है और फिर तू मेरी सिया से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए सिया के करीब आ जाऊंगा। और इतना बोलकर रूहान अपने आप में मुस्कुराते हुए राघव और सिया के कमरे से बाहर हॉल में आ गया। तभी चुन्नीलाल दौड़ता हुआ राघव और सिया के कमरे के बाहर आया और दरवाजे पर नोक करते हुए बोला, सॉरी राघव सर, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट अगर काम इतना जरूरी नहीं होता तो आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करता। वो बाहर पुलिस आई है इसलिए। चुन्नीलाल के मुंह से पुलिस का नाम सुनते ही राघव और सिया दोनों झट से अपने बिस्तर से उठे और बाहर हॉल की तरफ आ गए। हॉल में आकर उन लोगों ने देखा कि बाहर आईपीएस ऑफिसर सुमेर देशमुख अपने हाथों में हथकड़ी लिए राघव का इंतजार कर रहा था। इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर सुमेर देशमुख को इतनी रात को अपने घर में देखकर राघव तुरंत उसके पास आया तो ऑफिसर सुमेर देशमुख ने राघव के हाथों में हथकड़ी पहनाते हुए कहा, मिस्टर राघव सिंघानिया,
हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं क्योंकि किसी लड़की ने आप पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है। इतना सुनते ही राघव ने मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर देशमुख से कहा, मुझे पता है इंस्पेक्टर कि मुझ पर ये इल्जाम जिस लड़की ने लगाया है उसका नाम मानसी है। वैसे ये तो होना ही था, मैंने आज उसे रंगे हाथों जो पकड़ लिया था। खैर कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, आप मुझे हथकड़ी मत पहनाइए, मैं ऐसे ही आपके साथ चलूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी वो बेचारी लड़की मानसी ने मुझ पर जबरदस्ती करने का आरोप किस दिन के लिए लगाया, आज के लिए या 4 महीने पहले के लिए? क्योंकि अगर मैंने उसके साथ आज कुछ गलत किया तो फिर 4 महीने पहले उसके साथ गलत किसने किया था? और अगर मैंने 4 महीने पहले उसके साथ जबरदस्ती की थी तो वो अब तक चुप क्यों थी? राघव की बातों का जवाब देते हुए आईपीएस ऑफिसर सुमित देशमुख ने कहा, नहीं मिस्टर राघव, सिंघानिया मानसी ने आप पर इल्जाम लगाया है कि आप अभी कुछ देर पहले रूहान के घर आए थे और वहां जाकर आपने मानसी के साथ जबरदस्ती की और तो और उसकी तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर डालने की धमकी भी दी। इसी वजह से हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। क्या राघव अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? आखिर मानसी ने राघव पर इतना घटिया इल्जाम क्यों लगाया? क्या इन सब के पीछे रूहान का हाथ था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर।